एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिनसा कॉमर्स क्वेस्ट। मैं रईस अहमद और आज की क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले मैंने अभी जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने सिखाया था हाउ टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको हाउ टू प्रिपेयर द पी एंड एल अकाउंट। नाउ पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी एंड एल अकाउंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है? तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट को फर्स्ट स्टेप कहते हैं और इसको सेकंड स्टेप कहते हैं। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीन पार्ट थे। पहला पार्ट था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा पार्ट था आपका बैलेंस शीट, जो इसके बाद वाली क्लास यानी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ पी एंड एल अकाउंट कि किस तरीके से बनाया जाता है, तो पी एंड एल अकाउंट को क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो पी एंड एल अकाउंट को जो बनाते हैं टू नो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट या एसर्टेन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। यानी नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय द बिजनेस, यानी बिजनेस ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस कमाया, उसे पता लगाने के लिए हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब ये बनाया कैसे जाता है और इसमें कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं पी एंड एल में? डेबिट। ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं वो भी सारी यहां रिकॉर्ड की जाती है और वो सारी इनकम्स क्रेडिट हो जाती है। बस सिंपल सा है, कोई ज्यादा नहीं है। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ हम लोग फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल पढ़ेंगे कि पी एंड एल को किस तरीके से बनाया जाता है। तो याद रखना, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। लेकिन इनकम्स और एक्सपेंसेस दोनों इनडायरेक्ट नेचर के होने चाहिए। मैं फॉर्मेट बनाता हूं पी एंड एल अकाउंट का, तो फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है वो यहां देखो। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की तरह टी फॉर्म में बनाया जाता है। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक आपके पास डेबिट होती है इधर और उधर क्रेडिट साइड होती है। ये आपके पास पार्टिकुलर का कॉलम जिसमें हम लोग सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और ये आपके पास अमाउंट का कॉलम और ये आपके पास पार्टिकुलर का कॉलम जिसमें हम लोग सारे इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी आपके पास एज ऑन यानी लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन, जो भी डेट दे रखी होगी वो यहां लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ राम, ए कंपनी, बी कंपनी, जो भी आपके पास बिजनेस है या इंडिविजुअल है तो उसी का नाम हम लोग लिख देंगे यहां पर। बस अब यहां देखो, यहां पर तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। यानी वो एक्सपेंसेस जो सेल्स से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो, ऑपरेशन से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, वो सारे एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? यहां। और वही आपके पास सारी इनकम्स इधर आ जाएंगी। अब यहां देखो सारे एक्सपेंसेस कौन कौन से थे, जैसे टू सैलरीज, जबकि वेजेस ट्रेडिंग में जाता है और सैलरीज पी एंड एल में। और एक और था टू सैलरीज एंड वेजेस। मैंने पिछली वीडियो में बताया था अगर ये वेजेस से शुरू हो तो वेजेस कंसीडर है और वेजेस इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और अगर ये सैलरी से शुरू हो तो ये सैलरी कंसीडर है और सैलरी इज रिकॉर्डेड इन द पी एंड एल अकाउंट। तो ध्यान रखना, अगर ये दोनों चीजें प्लस होकर आती हैं तो स्टार्ट किससे है? अगर सैलरी से स्टार्ट है तो सैलरी माना जाएगा और अगर वेजेस से स्टार्ट है तो वेजेस माना जाएगा। बस, लेकिन वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है और सैलरी जो है वो पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है।
उसके बाद टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू इंटरेस्ट, टू रेंट। अब रेंट फैक्ट्री का भी हो सकता है और ऑफिस का। अगर रेंट ऑफिस का है तो वो यहां जाएगा, और रेंट अगर फैक्ट्री का है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। और अगर रेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा कि फैक्ट्री का है या ऑफिस का है, तो ऑफिस का माना जाता है। फैक्ट्री का हमेशा याद रखना वो स्पेसिफाइड होगा, उसके बारे में बताएगा, अगर ना बताए तो वो ऑफिस का माना जाएगा, और ऑफिस का रेंट हमेशा P&L में डेबिट होगा। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट आ गया, टू कन्वेंस। इस तरीके के बहुत सारे खर्चे हैं। एक लिस्ट है जो आपकी बुक्स में एज वेल एज फॉर्मेट दे रखा है, बस सिर्फ मैंने आपको सिखा दिया कि क्या क्या चीजें आएंगी। नेक्स्ट, सिमिलरली यहां पर भी आपके पास यही आएगा, लेकिन याद रखो जो प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होगा। अगर ट्रेडिंग में जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो इधर साइड में था, डेबिट साइड में, तो क्रॉस ट्रांसफर इधर हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर लॉस था तो वो लॉस यहां ट्रांसफर हो जाएगा। मैं सैलरी को नीचे लिख देता हूं, टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यहां सैलरी मैंने ली, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, अगर उसमें लॉस है तो लॉस इस साइड पर आता है तो यहां ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट इधर आता है तो इधर ट्रांसफर हो गया। दो में से एक ही चीज होगी, शुरुआत ट्रेडिंग के पार्ट से होगी, उसके बाद बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपने अर्न किया है तो इधर, इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है तो इधर। बाय रेंट, अगर आपने रेंट लिया यानी रेंट रिसीव किया तो आपके इधर, और रेंट पे किया तो आपके इधर। बाय कमीशन, अगर आपने कमीशन ली है यानी कमीशन रिसीव्ड तो इधर, और कमीशन पेड तो वो इधर आ जाएगी। बाय रॉयल्टी, अगर आपने रॉयल्टी रिसीव की है तो वो आपके पास इधर आएगी, और अगर आपने रॉयल्टी पे की है तो वो आपके पास खर्चा बन जाएगा। और अगर किसी के बारे में कुछ ना पता हो तो हमेशा याद रखना वो खर्चे माने जाते हैं। अगर आपके पास बैलेंसेस दे रखे हैं, याद रखो डेबिट बैलेंसेस किसके पाए जाते हैं, एक्सपेंसेस के, और क्रेडिट बैलेंसेस किसके पाए जाते हैं, इनकम्स के। अगर मान लो रेंट दे रखा है और रेंट के आगे दे रखा है डीआर, डीआर मींस होता है डेबिट बैलेंस, तो रेंट डीआर इट मींस क्या हो गया, एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस एक्सपेंस। और रेंट के आगे दे रखा है सीआर यानी क्रेडिट बैलेंस, तो इनकम, तो फिर रेंट इधर आएगा, तो इधर जितने भी आएंगे वो क्रेडिट बैलेंसेस वाले आएंगे, और इधर जो आएंगे वो डेबिट बैलेंसेस वाले आएंगे। क्योंकि कुछ नॉमिनल ऐसे हैं कि जिनके बारे में पता लगाना मुश्किल है कि वो आपने रिसीव किए या फिर पे किए, जैसे रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फर्दर और भी आपके पास इनकम्स है, तो उनके बारे में अगर कुछ ना पता हो तो क्या माना जाएगा, वो डेबिट बैलेंसेस बाय डिफॉल्ट। और अगर पता हो यानी या तो वो बता दे क्रेडिट बैलेंसेस है, या फिर ये कहते रिसीव्ड, रिसीव का मतलब क्या हो गया, बट तो इनकम ही हो गई, तो जब आपकी इनकम है तो फिर तो आपको ऑटोमेटिकली इधर ही आएगी। और अगर पेड दे रखा है तो इधर आ जाएंगे, या फिर वो डेबिट और बैलेंसेस के अकॉर्डिंग बता दे कि डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो वहां से आपको हिंट मिलेगी क्वेश्चन से। बस याद रखना जितनी भी क्रेडिट बैलेंस है तो वो इधर आ जाएंगे, डेबिट बैलेंस इधर आ जाएंगे। एक भी एसेट और एक भी लायबिलिटीज यहां नहीं आएगा, सिर्फ P&L के अंदर सिर्फ क्या आते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। इसके अलावा एसेट और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में जाएंगी, जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहां सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दिए आपने,
और जब सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर देंगे तो आपको दोनों साइड का टोटल करना होगा, जैसे कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट में किया। जब दोनों साइड का टोटल आप कर लेंगे तो एक साइड शॉर्टर और एक साइड लॉन्गर होगी। जो लॉन्गर साइड होगी वो दोनों साइड पे लिखेंगे उसका सम, यहां जिसका सम बड़ा होगा वो दोनों साइड पे लिखेंगे। और फिर बैलेंसिंग फिगर, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आती है तो नेट प्रॉफिट कहलाएगी, और अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आती है तो वो नेट लॉस कहलाएगी। जैसे कि वहां भी यही था कि इस साइड में क्या आ रहा था, ग्रॉस लॉस, और इस साइड में क्या आ रहा था ट्रेडिंग में, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी इस साइड में ग्रॉस प्रॉफिट था तो वो क्रॉस ट्रांसफर, यानी ऊपर यहां था यहां ट्रांसफर, और यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक तो आ गया ना समझ में कि हाउ टू प्रिपेयर द पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट के अंदर सिर्फ याद रखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू सेल, या एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, या एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू फाइनेंस, या एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू क्या हुआ, ऑफिस। ऑफिस से, फाइनेंस से, इन्वेस्टमेंट से, इन सारे रिलेशन से एक्सपेंसेस जो होंगे वो सारे इधर। सिमिलरली इन्हीं से रिलेशन में इनकम्स भी इधर आ जाएंगी। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया ना आपको? चलिए अब मैं क्वेश्चंस करता हूं पी एंड एल के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है इस बुक में, और ये बुक है मेरे पास टीएस गिरेवाल की 2016 का एडिशन है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आप समझ जाओगे जब मैं आपको बोल बोल के लिखूंगा सारी चीजों को। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा। तो फॉर्मेट आपको पता है, पी एंड एल की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन वही आपके पास 31 मार्च या 31 दिसंबर, और ये आपके पास अमाउंट कॉलम है, ये अभी आपके पास पर्टिकुलर का कॉलम, और ये आपके पास अमाउंट का कॉलम। देन ठीक है, फर्स्ट पर्टिकुलर है आपका सैलरीज एंड वेजेस। अब सैलरीज एंड वेजेस किससे शुरू हुआ, सैलरी से। जब सैलरी से शुरू हुआ तो वो इधर आएगा, टू सैलरीज एंड वेजेस। कितनी है आपके पास, 3000। कमीशन पेड, पेड का मतलब क्या है, पैसे चले गए यानी खर्चा हो गया। तो याद रखो जितने पेड हैं वो सब इधर, और रिसीव इधर आएंगी, क्योंकि रिसीव वाली इनकम होती है, पेड वाले एक्सपेंसेस होते हैं। तो टू कमीशन पेड, कितनी कमीशन पेड है आपके पास, 200 रुपया। उसके बाद है टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स कितने हैं, 150। उसके बाद है टू इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस भी खर्चा है इंश्योरेंस कितना है, 300 रुपए। उसके बाद है टू इंटरेस्ट पेड, यानी आपने इंटरेस्ट यानी सूद, इंटरेस्ट पेड कितना है आपका, 400 रुपए। टू कैरेज आउटवर्ड, अच्छा कैरेज किसे कहते हैं, भाड़ा। लेकिन कैरेज दो तरीके से थे, एक तो इनवर्ड और एक आउटवर्ड। अगर कैरेज इनवर्ड दे रखा तो वो ट्रेडिंग का पार्ट है, और कैरेज आउटवर्ड कहे या फिर कैरेज ऑन सेल्स, तो कैरेज आउटवर्ड और कैरेज ऑन सेल्स दोनों चीजें वो यही आएंगी। लेकिन इसमें दे रखा है टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कितने का है, 500 रुपए। उसके बाद है आपका एडवर्टाइजिंग, 1000 रुपए। उसके बाद है टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड भी हमारा नुकसान है, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया, 1800 रुपए। टू रेंट रिसीव, अब यहां दे रखा रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव क्या है आपके पास, इनकम, तो वो इधर आ जाएगी। लेकिन इससे पहले देखो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, यस दे रखा है। तो द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ वाज 45% ऑफ द सेल व्हिच अमाउंटेड टू ₹60। तो यहां दे रखा बाई ग्रॉस प्रॉफिट और बाई रेंट
रिसीव, रेंट रिसीव कितने का है आपका? 1700 रुपए का। अच्छा, इसने ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बोला है कि 45% ऑफ सेल है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 45% ऑफ सेल्स। 45 अपॉन 100 इंटू, और सेल्स की वैल्यू दे रखी है 65,000, यानी 20 से 20 कैंसिल, क्या बच गया? 45 इंटू 650, 45 इंटू 650, इसका मल्टीप्लाई करो, 0, 45 फाइव का कितना होता है? 225, 45 फाइव का 225, यानी 22 कैरी, 22 कैरी हो गए। अब 45 सिक्स का कितना होगा? 270, 45 सिक्स का कितना होता है? 270 और 22, तो 292, 270 और 222, तो 292 हो गया, यानी ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ गया? 29,250। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो हम करते हैं, हमारा एसेट है, और हम जब किसी की कंपनी में जाके या कहीं बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट अर्न होता है इन्वेस्टमेंट पर। तो इसने कहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ये तो हमारी इनकम है, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 1500 रुपए। उसके बाद बेड डेट्स। बेड डेट्स किसे कहते हैं? नुकसान, यानी वो नुकसान जो हमें मिलने वाले थे, पैसे थे, वो पैसे हमारे डूब गए, यानी डेटर्स पैसे लेकर भाग गए या मना कर दिया या चला गया, कुछ नहीं पता, तो वो कहलाता है बेड डेट्स, यानी वो पैसा जो हमें मिलने वाला था अब नहीं मिलेगा, तो ये हमारा क्या हुआ? नुकसान, तो 900 रुपए का। देन उसके बाद ब्रोकरेज पेड, यानी कमीशन पेड, बीच में हमने दलाली पे की है, तो टू ब्रोकरेज पेड। ब्रोकरेज पेड कितने की है? 95 की। अब सारे पर्टिकुलर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं? यस, हाँ हो गए। अब क्या करना है आपको? दोनों साइड का टोटल करो, और जो टोटल ज्यादा हो वो इन दोनों कॉलम्स में लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी। तो मुझे तो पता नहीं है, मैं पहले कर लेता हूं, इधर का टोटल कर लेता हूं। 0 0 0 5 2 7 9 और 5 14, 14 का 4, एक कैरी, 1 और 9 10, एक 11 और एक 12, 12 का 2, एक कैरी, 2 और 1 3, यानी इधर का टोटल आया 32,450। अब इधर का करो, इधर का करोगे तो पीछे कितना रहा है? लास्ट में 5, उसके बाद 0 5 और 9 14, 14 का 4, एक कैरी, 1 और 2 3 और एक 4 और 3 7 और 7, 7 और 4 11, 11 5 16, 16 और 8 ये 8 है, 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 का 3, 3 कैरी, 3 और 3 6, एक 7 और एक 8, यानी इधर का आ रहा है 8,345 रुपए। इधर का कितना आ रहा है? 8,345, और इधर का आ रहा है 32,000। तो कौन सा ज्यादा है? 32,000, जो दोनों साइड में लिख दो। $32,450। अब इधर कम है तो माइनस करके लिख दो, यानी 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 4, 4 में से 0 गया तो 4 में से 4 गया 0, यहाँ कितना रह गया आपके पास? 4, 4 में से 3 गया तो 1, 12 में से 8 गए तो 4 और 2, 24,105 रुपए का प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट। अब इधर बैलेंसिंग फिगर आई तो क्या कहलाएगा? 2 नेट प्रॉफिट, 24,105। इज दैट क्लियर? समझ गए कि आपको किस किस तरीके से बनाना है और कौन कौन से पार्टिकुलर्स, यानी किधर एक्सपेंसेस कौन कौन से आएंगे और किधर इनकम्स कौन कौन सी आएंगी। यहां तक तो आपका समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिससे कि आपको और भी इजीनेस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं, लेकिन पहले मैं फॉर्मेट तैयार करता हूं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2014, क्योंकि मेरी बुक में 14 दे रखा है इसलिए मैंने 14, आपकी बुक में जो 17 है 18 है वो लिखना। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इधर दे रखा है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। उसके बाद रेंट, रेंट तो इधर आएगा क्योंकि खर्चा है रेंट। रेंट कितना है 5,000 का। सैलरी वो भी इधर ही आएगी, कितने की है 35,000, 35,000। कमीशन पेड वो भी आपका खर्चा है क्योंकि आपने पेड किया, तो कमीशन पेड भी इधर ही आएगी। कितनी है कमीशन पेड 19,000। इंटरेस्ट ऑन लोन यानी आपने सूद दे दिया लोन पर, इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी आपका एक खर्चा है, कितना 5,000 का। टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग के खर्चे 8,000। टू इंटरेस्ट, अच्छा अब इंटरेस्ट रिसीव है तो वो इधर आएगा बाई इंटरेस्ट, कितना है इंटरेस्ट 8,000 का। डिस्काउंट रिसीव वो भी इधर ही आएगा क्योंकि वो भी आपका फायदा है बाई डिस्काउंट रिसीव, कितना 6,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये खर्चा, कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 4,000। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस भी खर्चे हैं, कितने के 10,000 के। बैड डेट्स यानी पैसा डूब गया, ये लॉस है। बैड डेट्स कितने का है 2,000। लॉस बाय फायर ये नुकसान है जो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, कितना 6,000 का। डेप्रिसिएशन ये भी लॉस है। एक्सपेंस है नॉन कैश नेचर। देन उसके बाद अब दोनों साइड का आप टोटल करो और टोटल करने के बाद आपको पता लगेगा कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। तो इधर कितना 120 और 8 128 और 6 1,34,000। इधर का 134, इधर का देखो 5 और 35 कितना हो गया 40,000। 40 और 10 59 यानी 40 और 10 19 59 59 और 4 64 59 और 5 64 64 और 8 72 72 और 4 76 76 और 10 86 86 और 2 88 88 और 6 94 94 और 94 और 4 98। इधर का सम है 98, इधर का सम है 134। तो कौन सा ज्यादा है 134 जो दोनों साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इधर कम है तो बैलेंसिंग फिगर इधर ही आएगी यानी 000 एज इट इज। अब 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ कितना रहेगा 12 में से 3 गया 9 गया तो 3 बचा यानी 36। ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसका नाम होगा नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? अब तो आ गया समझ में। ये नहीं आया अभी भी तो याद रखो जितनी भी रिसीव्ड होती है वो हमारी इनकम्स होती हैं, जितने भी पेड होते हैं वो हमारे खर्चे हैं और सारे खर्चे वो इधर आएंगे, सारी इनकम से इधर आएंगी। ग्रॉस प्रॉफिट ये ट्रेडिंग अकाउंट से आया है और इधर बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट कहलाती है, इधर की बैलेंसिंग फिगर नेट लॉस कहलाती है। चलिए अभी मैं इसी टॉपिक के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करता हूं यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, सीओजीएस कैसे निकलता, कुछ फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। यानी सबसे पहली चीज है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता सीओजीएस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीओजीएस और इसका पूरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सीओजीएस यानी कॉक्स, शॉर्ट फॉर्म में कॉक्स कहते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, इसको कैसे निकाला जाता है, तो याद रखना इसके दो फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है आपके पास
ओपनिंग स्टॉक यानी जो स्टॉक आपके पास पहले से था, फिर आपने क्या किया यहां पर परचेजेस, कुछ माल और खरीदा, माइनस परचेज रिटर्न यानी जो माल वापस कर दिया। याद रखो अगर आपके पास इन दोनों का क्या कहलाता है, इन दोनों को हम लोग करते हैं तो क्या कहलाती है, नेट परचेज। अगर नेट परचेजेस दे रखी है तो हम उसको प्लस कर लेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। या फिर अगर अलग अलग दे रखी है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, दोनों का मतलब सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो परचेज पर लगे थे उन सबको प्लस कर देंगे, और माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। याद रखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इन सबको एडजस्ट यानी प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगी उसे हम सीओजीएस कहते हैं। या सीओजीएस का एक फॉर्मूला और है, ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल। अगर आपके पास इनमें से कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है और नेट सेल दे रखी है तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कॉस्ट निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या था, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। अगर लॉस दे रखा है तो नेट सेल में प्लस हो जाएगा तो सीओजीएस बन जाएगी, और अगर प्रॉफिट दे रखा है ग्रॉस में तो नेट सेल से माइनस होगा तो सीएसजीएस बनेगी। ये सीओजीएस के तीन फॉर्मूलाज थे, एक आपके पास परचेजेस बेस था, दूसरा आपके पास नेट सेल बेस है। नेट सेल में प्रॉफिट है तो माइनस कर दो और आपके पास लॉस है तो प्लस कर दो। नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के प्रिंसिपल कोर्स ऑफ ऑपरेशन यानी बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। यानी एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू प्रिंसिपल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, दैट इज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेशन यानी वो एक्सपेंसेस जो प्रिंसिपल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हो, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी कहते हैं उसको, या ऑपरेशन भी कहते हैं, किसी से भी रिलेटेड हो वो सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं तो मैं आपका शॉर्ट फॉर्म पढ़ा देता हूं, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो खर्चे जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रख लेना, सोडा बोल दिया मैंने, SODA, कंफ्यूज ना हो। यानी सोडा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यह याद करने का तरीका था कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो याद रखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सोडा एक टर्म याद करने दो, सोडा है कुछ नहीं, बस सिर्फ एक याद करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब है आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर होता है आपके पास जो सीओजीएस आपने निकाला और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले, दोनों को प्लस करोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगी। यानी सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट या टू असर्टेन द ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का तरीका है, सबसे पहले आपको सीओजीएस कैलकुलेट करना होगा। अब सीओजीएस कैलकुलेट करना होगा तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं में से किसी एक का यूज करना है जो इंफॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में मेंशन हो। फिर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कैलकुलेट करना होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सम अप करना होता है जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो या ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो।
दोनों को प्लस कर दोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगी। नेक्स्ट, अब है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होता है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। यानी ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस कर दो, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ये 3-4 फॉर्मूलाज है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीखने ही है, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जा सकता है। यहां तक आ गया समझ में या नहीं आया अभी भी? तो बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं ऑफ करता हूं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।